गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन यानी प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। ठीक है, पार्ट नंबर पढ़ेंगे आज हम 23 नंबर और चैप्टर रहेगा अपना 3 नंबर चैप्टर जो अपन पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसका आज लास्ट पार्ट है क्या, पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, प्रसव एवं दुग्ध स्त्रावण। अब देखिएगा प्रसव होता क्या है, यानी पर्चुरेशन क्या होता है। सबसे पहले तो देखिएगा जेस्टेशन पीरियड क्या होता है। जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावधि। जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावधि क्या होती है। तो देखिएगा मनुष्य के अंदर जो फीमेल होती है यानी मनुष्य जाति की जो मादा होती है उनकी जो गर्भ अवधि होती है यानी जो गर्भावस्था होती है वो 9.5 माह यानी 9.5 माह की होती है। ठीक है, अब देखिएगा जो मनुष्य के अंदर जो फीमेल है उसकी जो गर्भावधि होती है यानी जो गर्भावस्था होती है वो क्या होती है 9.5 माह यानी 9.5 महीने की होती है। और इसे ही क्या बोलते हैं अपन, जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भावधि कहा जाता है। अब देखिएगा अपन को मेन पॉइंट क्या पढ़ना है, पर्चुरेशन यानी प्रसव। ठीक है, एक एक करके कंप्लीटली इसको पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं पर्चुरेशन यानी प्रसव होता क्या है। तो देखिएगा गर्भावधि या गर्भावस्था पूर्ण होने के पश्चात बच्चे का वेजाइनल मार्ग से बाहर आना ही क्या कहलाता है, प्रसव यानी पर्चुरेशन कहलाता है। ठीक है, तो पर्चुरेशन की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे, पर्चुरेशन यानी प्रसव होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, गर्भावस्था पूर्ण होने के पश्चात बच्चे का योनि मार्ग यानी वेजाइनल पथ यानी योनि मार्ग से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। यानी पर्चुरेशन प्रसव क्या कहलाता है, बाहर आना ही पर्चुरेशन यानी प्रसव कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा गर्भावस्था, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के अंदर जो फीमेल यानी जो मादा होती है उसकी जो गर्भावधि होती है वो क्या होती है 9.5 माह यानी 9.5 मंथ की होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अब देखिएगा इस गर्भावस्था के पूर्ण होने के पश्चात बच्चे का वेजाइनल पथ यानी योनि मार्ग से बाहर आना ही क्या कहलाता है, प्रसव यानी पर्चुरेशन कहलाता है। अब देखिएगा कि प्रसव यानी पर्चुरेशन की क्रिया के लिए ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन और इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। प्रसव के लिए कौन कौन से हार्मोन आवश्यक होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसके अलावा
रिलैक्सिन हार्मोन और इसके अलावा कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो देखिएगा, परसों की क्रिया के लिए ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। अब देखिएगा, जो बच्चे का जन्म होता है वो एक उत्क्षेपण प्रतिवर्त क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। बच्चे का जन्म क्या है? एक बच्चे का जन्म एक उत्क्षेपण प्रतिवर्त प्रतिक्रिया, या भी ऐसे बोल सकते हो। बच्चे का जन्म क्या है? एक गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त प्रतिक्रिया, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? fetal ejection रिफ्लेक्स। तो देखिएगा, बच्चे का जन्म क्या है? एक गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त प्रतिक्रिया यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? एक क्रिया है। अब देखिएगा, प्रसव के लिए जो संकेत होते हैं वो पूर्ण विकसित शिशु और किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? प्लेसेंटा के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रसव यानी पर्चुरेशन की क्रिया के लिए जो संकेत होते हैं वो पूर्ण विकसित शिशु और प्लेसेंटा के द्वारा क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो यूट्रियस यानी जो गर्भाशय होता है वो क्या हो जाता है? स्कुंचित, यानी गर्भाशय के अंदर स्कुंचन की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त प्रतिक्रिया यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। कौन सी क्रिया को? कि जो प्रसव यानी जो पर्चुरेशन होता है उसके लिए जो संकेत होते हैं वो पूर्ण विकसित शिशु और प्लेसेंटा के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जो यूट्रियस यानी जो गर्भाशय होता है उसमें स्कुंचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त प्रतिक्रिया यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। अब देखिएगा, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है? मैंने आपको 3 हार्मोन यहाँ पे बताए, जो हार्मोन है वो बताए हैं। ये हार्मोन होता है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? ओवरी, और इसके अलावा जो ग्राफियन फॉलिकल था उसके चारों ओर 2 आवरण थे, थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना। थिका इंटरना के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है। बट ओवरी के द्वारा भी इस एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि जो गर्भाशय होता है उसमें स्कुंचन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है? गर्भाशय के अंदर स्कुंचन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। बट यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अपन बात करें तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अपन बात करें तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो इस कुंचनशीलता का संदमन करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? गर्भाशय के अंदर स्कुंचन की क्रिया को यानी स्कुंचन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, बट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस कुंचनशीलता का संदमन करता है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, जो एस्ट्रोजन जैसे जैसे
प्रेगनेंसी का यानी जेस्टेशन जो पीरियड है उसका 7th मंथ निकलता है, उस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन की जो मात्रा होती है वो बढ़ती चली जाती है, बट प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी मात्रा नियत बनी रहती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो गर्भाशय के अंदर जो स्कुंसन उत्पन्न होते हैं उसका संदमन करता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन स्कुंसनशीलता की क्रिया के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है। इसी दौरान क्या होता है कि भ्रूण की जो न्यूरोहाइपोफाइसिस भ्रूण की जो न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी दौरान क्या होता है कि भ्रूण की जो पीयूष ग्रंथि होती है, इसी दौरान क्या होता है, जो मेंट्रल न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी जो माता की जो पश्च पीयूष ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इसके कारण जो गर्भाशय की अरेखित जो पेशियां होती है उसमें स्कुंसन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। कौन से हार्मोन के प्रभाव के कारण? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव के कारण गर्भाशय की जो अरेखित पेशियों के अंदर स्कुंसन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा बोलते हैं। प्रसव पीड़ा बोलते हैं। इसी दौरान क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो गर्भाशय ग्रीवा यानी जो एम्ब्रियो होगा उसको यूट्रियस सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा की ओर धकेल दिया जाता है। आपने इधर ऐसे यूट्रियस का डायग्राम पढ़ा था। इस प्रकार से यूट्रियस का डायग्राम पढ़ा था। ये क्या थी? यूट्रियस सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा थी। गर्भाशय ग्रीवा थी। ठीक है। अब देखिएगा इसी दौरान क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो गर्भाशय ग्रीवा यानी यूट्रियस सर्विक्स की ओर धकेल दिया जाता है, जिसके कारण जो एमनियोटिक झिल्ली होती है इस एम्ब्रियो के चारों ओर, अब देखिएगा इस एमनियोटिक झिल्ली और इस एम्ब्रियो के बीच में क्या भरा रहता है? एमनियोटिक द्रव भरा रहता है, जो इस भ्रूण को सूखने से बचाने का कार्य करता है। तो जैसे ही इस एम्ब्रियो को यूट्रियस सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा की ओर धकेला जाता है तो जो एमनियोटिक झिल्ली होती है वो फट जाती है। क्या हो जाती है? एमनियोटिक जो झिल्ली होती है वो फट जाती है, यानी एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है? फट जाती है। फटने के कारण जो एमनियोटिक द्रव होता है वो वेजाइना से होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब देखिएगा इसी दौरान क्या होता है कि प्लेसेंटा के द्वारा, कहने का मीन ये है कि लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा के अंतिम समय में जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। कौन से हार्मोन का? रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। यानी लेबर पेन के अंतिम समय में प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये इस हार्मोन के कारण, यानी जो रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट हो रहा था? प्लेसेंटा के द्वारा। इस हार्मोन के प्रभाव के कारण या इस हार्मोन के कारण, या फिर ये भी ले सकते हो कि ये जो हार्मोन होता है ये क्या कर देता है? फीमेल की प्यूबिक सिम्फाइसिस संधि को क्या कर देता है? ढीला कर देता है। ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस संधि को क्या कर देता है? ये
ढीला यानी लूज कर देता है। किस हार्मोन के प्रभाव के कारण, यानी प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिंग हार्मोन स्रावित किया जा रहा है, उसके कारण जो फीमेल यानी माता की प्यूबिक सिम्फोसिस जॉइंट यानी प्यूबिक सिम्फोसिस जो संधि होती है वो लूज यानी ढीली हो जाती है, जिसके कारण जो वेजाइना होती है उसका आकार बढ़ जाता है। वेजाइना का आकार यानी वेजाइना का साइज बढ़ जाता है और बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, परसो यानी पर्चुरेशन कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं किसकी, लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण की। तो इसी के साथ पर्चुरेशन का जो पॉइंट होता है वो कंप्लीट होता है। आगे अपन बात करते हैं लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण की। तो देखिएगा लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण क्या होता है। लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण होता क्या है। अब देखिएगा कि मिल्क ग्लैंड के निपल भाग से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, दुग्ध स्त्रावण कहलाता है। यानी दुग्ध का माता की स्तन ग्रंथि यानी ब्रेस्ट ग्लैंड, दुग्ध का माता की स्तन ग्रंथि यानी ब्रेस्ट ग्लैंड के निपल भाग से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण कहलाता है। लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण कहलाता है। दुग्ध स्त्रावण कहलाता है। अब देखिएगा कि लैक्टेशन की डेफिनेशन आपने लिख दी कि दुग्ध का माता की स्तन ग्रंथि यानी ब्रेस्ट ग्लैंड के निपल भाग से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण कहलाता है। अब देखिएगा कि प्रसव के पश्चात जो निपल भाग से प्रथम बार दूध जो मिल्क यानी जो दुग्ध स्त्रावित होता है उसको कोलोस्ट्रम या प्रथम स्तन्य दुग्ध या फिर क्या बोल सकते हैं, खीस बोला जाता है। यानी प्रसव के पश्चात जो प्रथम बार ब्रेस्ट ग्लैंड से यानी स्तन ग्रंथि से जो दुग्ध स्त्रावित होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, यानी इसके अलावा इसे प्रथम स्तन्य दुग्ध या इसके अलावा इसे क्या बोल सकते हैं, खीस कहा जाता है। यानी प्रसव के पश्चात माता की जो स्तन ग्रंथि होती है उससे प्रथम बार स्त्रावित होने वाले दुग्ध यानी मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोला जाता है। अब देखिएगा इस जो कोलोस्ट्रम होता है उसमें कई प्रकार की एंटीबॉडीज उपस्थित होती है। क्या होती है, कई प्रकार की एंटीबॉडीज उपस्थित होती है जो कि एम्ब्रियो को विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या प्रदान करती है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, तो जो कोलोस्ट्रम स्रावित किया जाता है उसमें कई प्रकार की एंटीबॉडी
उपस्थित होती है, जो कि एम्ब्रियो को विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति क्या प्रदान करती है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। अब देखिएगा दुग्ध स्त्रावण की क्रिया के लिए या दुग्ध स्त्रावण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन, और दुग्ध सिंथेसिस यानी दुग्ध संश्लेषण की क्रिया के लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब देखिएगा आपको सिंपल सी डेफिनेशन पता चल गई, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिल्क का सिक्रेशन किस प्रकार से होता है और ये बनता किस प्रकार या किस हार्मोन के प्रभाव के कारण बनता है। तो देखिएगा आपने जो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हुआ था और ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने के पश्चात एक संरचना पड़ी थी कार्पस ल्यूटियम, यानी ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चर होने के पश्चात कैंड्रियोसाइट फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली गई। फेलोपियन ट्यूब के तरफ चले जाने के पश्चात जो ब्लड के थक्के के समान संरचना बनी थी उसको अपन ने कार्पस ल्यूटियम बोला था। इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा किसका स्त्रावण किया जा रहा था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जा रहा था, स्त्रावण किया जा रहा था। ये दोनों ही जो हार्मोन होते हैं ये दुग्ध स्त्रावण का संदमन करते हैं, यानी क्या करते हैं, इनहिबिशन करते हैं। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो दोनों हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, दुग्ध स्त्रावण की क्रिया का क्या करते हैं, इनहिबिशन यानी संदमन करते हैं। बट इन दोनों गर्भावस्था के दौरान अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। बट ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण अपना कार्य संपन्न नहीं कर पाता। ठीक है, किन दोनों हार्मोनों के प्रभाव के कारण, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण ये प्रोलैक्टिन हार्मोन अपना कार्य संपन्न नहीं कर पाता। लेकिन प्रसव के ठीक पश्चात एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है और इसी दौरान जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो क्या हो जाता है, सक्रिय यानी एक्टिव हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या हो जाता है, सक्रिय यानी एक्टिव हो जाता है। और इसी के साथ जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, जो दुग्ध ग्रंथियां होती है यानी मिल्क ग्लैंड होती है, उसमें दुग्ध संश्लेषण यानी मिल्क सिंथेसिस की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। दुग्ध संश्लेषण यानी मिल्क सिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। मिल्क सिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। किस हार्मोन के प्रभाव के कारण, प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव के कारण। अब देखिएगा कि जैसे ही प्रोलैक्टिन सक्रिय हुआ, दुग्ध ग्रंथियों के अंदर दुग्ध संश्लेषण यानी मिल्क सिंथेसिस की क्रिया क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। जब नवजात शिशु होता है वो ब्रेस्ट ग्लैंड के निप्पल भाग यानी स्तन ग्रंथि के निप्पल भाग को, निप्पल कौन सा भाग होता है, मैंने आपको जब ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि स्तन ग्रंथियों का उभरा हुआ भाग यानी ब्रेस्ट ग्लैंड का जो उभरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, निप्पल कहलाता है। क्या कहलाता है, निप्पल कहलाता है। अब देखिएगा कि जब नवजात शिशु इस ब्रेस्ट ग्लैंड के, ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था आपने, ये क्या थी, निप्पल। अब देखिएगा इस प्रकार से इनके अंदर क्या थी, मिल्क ग्लैंड, ठीक है, और ये थी डक्ट। ऐसा कुछ डायग्राम आप लोगों ने बनाया था ब्रेस्ट ग्लैंड का यानी स्तन ग्रंथियों का। अब देखिएगा जब नवजात शिशु यानी जो नया जन्मा जो बच्चा होता है
इस ब्रेस्ट ग्लैंड के निप्पल भाग को सक करता है। क्या करता है? सक करता है यानी चूसता है। ब्रेस्ट ग्लैंड के निप्पल भाग को सक करता है यानी चूसता है। तो इसमें उपस्थित जो संवेदांग होते हैं, निप्पल भाग में उपस्थित जो संवेदांग होते हैं, निप्पल भाग में उपस्थित जो संवेदांग होते हैं वो क्या हो जाती हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं यानी उद्दीपित हो जाते हैं। अब जैसे ये संवेदांग उद्दीपित होंगे तो इसके द्वारा जो संदेश दिया जाएगा वो नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिकाओं के, नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिकाओं के, नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिकाओं के नर्व पथ यानी तंत्रिकीय पथ के द्वारा कहां तक पहुंचाया जाता है? पश्च पीयूष ग्रंथि यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस तक पहुंचाया जाता है। किस तक पहुंचाया जाता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पश्च पीयूष ग्रंथि तक। किस तक? पश्च पीयूष ग्रंथि, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इन संवेदांग, जो संवेदांग उद्दीपित होते हैं इसके द्वारा जो संदेश दिया जाता है वो तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकीय पथ के द्वारा हाइपोथैलेमस तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती है यानी तंत्रिका स्त्रावी जो कोशिकाएं होती है वो हार्मोनों का संश्लेषण करना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पश्च पीयूष ग्रंथि होती है वो खुद हार्मोनों का संश्लेषण नहीं करती। जब मैंने आपको 11th क्लास के अंदर ये एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि पश्च पीयूष ग्रंथि जो होती है वो खुद हार्मोनों का संश्लेषण नहीं करती, यानी ये क्या करती है कि जो हाइपोथैलेमस हार्मोन संश्लेषित करने के पश्चात किसमें डाल देती है? पश्च पीयूष ग्रंथि में डाल देती है। इस प्रकार से मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। ये थी पश्च पीयूष ग्रंथि और इधर ये थी हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इनकी जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो होती है उनकी शाखाएं इस पश्च पीयूष ग्रंथि तक फैली रहती है। ये क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पश्च पीयूष ग्रंथि, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पश्च पीयूष ग्रंथि है। ये क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि। तो जैसे ही जो संदेश हाइपोथैलेमस में पहुंचा तो हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल यानी जो तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं होती है, तंत्रिका स्त्रावी कोशिका यानी न्यूरोसिक्रेटरी जो सेल होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संश्लेषण करना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संश्लेषण हुआ, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ये एक्सोन के अंदर डाल देती है। एक्सोन से होते हुए ये सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, सिनेप्टिक एंड बल्ब के द्वारा ये सीधा एक इसमें छोड़ दिया जाता है, ब्लड के अंदर यानी रक्त के अंदर छोड़ दिया जाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब देखिएगा, जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियों में पहुंचता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का टारगेट ऑर्गन यानी लक्ष्य अंग क्या होता है? ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां होती है। अब देखिएगा, जैसे ही ब्लड के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियों के अंदर पहुंचा तो स्तन ग्रंथियों की जो कोशिकाएं होती है उसके चारों ओर कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती है जिनको बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल, मायो एपिथेलियल
एपिथेलियल कोशिका, मायो एपिथेलियल कोशिका। तो देखिएगा कि जैसे ही ब्लड के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेस्ट ग्लैंड के अंदर पहुंचा तो ये क्या करता है, कुपिकाओं के चारों ओर मौजूद मायो एपिथेलियल जो कोशिका होती है उसमें स्कुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया को प्रेरित कर देता है। स्कुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया को क्या कर देता है, प्रेरित कर देता है। अब जैसे ही मायो एपिथेलियल सेल में कॉन्ट्रैक्शन यानी स्कुंचन उत्पन्न होगा तो जो मिल्क होता है वो जो मिल्क ग्लैंड यानी जो दुग्ध ग्रंथियां होती है उससे मिल्क डक्ट से मैन मिल्क डक्ट से होते हुए स्तन के निपल भाग से बाहर निकलना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। यानी कहने का मीन ये है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव के कारण मायो एपिथेलियल सेल में स्कुंचन हुआ। स्कुंचन के कारण जो मिल्क होता है यानी जो दुग्ध होता है वो स्तन ग्रंथियों के निपल भाग से बाहर निकलना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जिसे ये अपन क्या बोलते हैं, लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण बोलते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो दुग्ध संश्लेषण यानी मिल्क सिंथेसिस की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, बट ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो दुग्ध स्त्रावण यानी मिल्क सिक्रेशन की क्रिया के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।